मेरा नाम सुनील वर्मा है। मैं इंदौर में एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर हूँ। मेरी पत्नी का नाम कविता है, जो एक स्कूल में टीचर है। हमारी दो बच्चियां हैं। बड़ी का नाम ईशा, जो 10 साल की है, और छोटी का नाम रिया, जो 5 साल की। हम एक सामान्य, खुशहाल परिवार थे। मैं कहता हूँ थे, क्योंकि जो कुछ उस फ्लैट में हुआ, उसके बाद हम कभी पहले जैसे नहीं हो सके। ये कहानी शुरू होती है उस दिन से, जब हमने शांति अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 404 लिया था। शांति अपार्टमेंट इंदौर के बाहरी इलाके में था। बड़ी बड़ी पुरानी इमारतें जिनके ऊपर पानी के दाग और सीलन की लकीरें थीं। बिल्डिंग के आसपास कुछ पुराने पेड़ थे जिनकी जड़ें जमीन तोड़कर बाहर निकल आई थीं। जब हम पहली बार वहां पहुंचे तो रिया ने मेरी उंगली पकड़ी और बोली, पापा, ये घर उदास है। मैंने हंसकर उसकी बात टाल दी। अरे बेटा, घर नया है हमारे लिए, थोड़े दिन में सब ठीक लगेगा। हम चौथी मंजिल पर थे, फ्लैट नंबर 404। लिफ्ट पुरानी थी और उसमें अजीब सी खड़खड़ाहट आती थी। जब हम पहली बार उसमें चढ़े तो वो बीच में एक पल के लिए रुक गई। अंधेरा हो गया, फिर रोशनी आई और वो फिर से चल पड़ी। कविता ने मेरा हाथ पकड़ा था। कुछ नहीं, पुरानी लिफ्ट है, मैंने कहा। फ्लैट के दरवाजे पर ताला लगा था। मकान मालिक श्रीनिवास राव ने मुझे चाबी दी थी। वो एक अधेड़ उम्र के आदमी थे, तेलुगु भाषी, जो उसी बिल्डिंग की दूसरी मंजिल में रहते थे। जब मैंने उन्हें फ्लैट का ताला खोलते देखा तो उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे। मैंने सोचा शायद बुढ़ापे की वजह से हो। दरवाजा खुला तो एक ठंडी हवा बाहर आई। मार्च का महीना था, बाहर गर्मी शुरू हो रही थी, पर उस फ्लैट के अंदर से आने वाली हवा ठंडी थी। एसी चला के गए होंगे पिछले किराएदार, कविता ने कहा। अंदर कोई एसी नहीं था। फ्लैट 3 कमरों का था। हॉल, 2 बेडरूम और किचन। दीवारें हल्की पीले रंग की थीं, पर उस पीले रंग में एक अजीब सा भूरापन था, जैसे पुराना दाग पेंट के नीचे से झांक रहा हो। खिड़कियां बड़ी थीं, पर उनके बाहर पुरानी पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि दिन में भी धूप कम आती थी। ईशा और रिया दोनों अंदर भागी। ईशा ने एक कमरे में जाकर कहा, ये मेरा कमरा। रिया दूसरी कमरे की दरवाजे पर रुक गई। रिया, अंदर जाओ, मैंने कहा। वो नहीं गई, बस दरवाजे के बाहर खड़ी रही। क्या हुआ बेटा? उस कमरे में कोई है पापा? मैं मुस्कुराया और कमरे में चला गया। वो खाली था, बिल्कुल खाली। बस एक पुरानी अलमारी थी जो पिछले किराएदार छोड़ गए थे। देखो, कोई नहीं है, मैंने रिया को बताया। पर वो उस दिन उस कमरे में नहीं गई। हमने सामान रखा, बिस्तर बिछाए और रात को खाना खाकर सोने की कोशिश की। बच्चे थके हुए थे और जल्दी सो गईं। मैं और कविता थोड़ी देर बात करते रहे। घर ठीक है, कविता ने कहा, बस थोड़ा पुराना लगता है। हाँ, पर किराया कम है। इस इलाके में इतने कम किराए पर 3 कमरे मिलना मुश्किल था। कविता ने कुछ नहीं कहा, वो सो गई। पर मैं सो नहीं सका। रात के करीब 2 बजे मुझे लगा कि कुछ आवाज आ रही है, दीवार के उस पार से। वो कमरा जिसमें रिया को नहीं जाना था, वो दीवार के उस तरफ था। आवाज धीमी थी, पर साफ थी, जैसे कोई कुछ खींच रहा हो, जैसे फर्नीचर खिसक रहा हो। मैंने सोचा ऊपर या नीचे का फ्लैट होगा। पुरानी बिल्डिंग में आवाजें आती हैं। मैं दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। तभी एक दूसरी आवाज आई, एक बच्चे की आवाज, गुनगुनाना। कोई बच्चा धीरे धीरे कुछ गुनगुना रहा था, कोई पुरानी लोरी। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने उठकर कमरे से बाहर आया। हॉल में अंधेरा था। मोबाइल की टॉर्च जलाई और उस कमरे के दरवाजे की तरफ गया। दरवाजा बंद था। आवाज उसके अंदर से आ रही थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, पर उस पुरानी अलमारी का एक दरवाजा खुला था, जो मैंने शाम को बंद किया था। मैंने उसे बंद किया और वापस चला गया। सुबह मैंने कविता को कुछ नहीं बताया। तीसरे दिन कविता ने मुझे बताया कि रिया का रवैया बदल गया है। वो उस कमरे में जाने लगी है, उसने कहा, और वो किसी से बातें कर रही है। बच्चे अक्सर काल्पनिक दोस्त बनाते हैं, मैंने कहा। हाँ, पर आज उसने मुझसे पूछा कि क्या वो नीलू दीदी को खाना दे सकती है। मैं रुक गया। नीलू दीदी? हाँ, वो कह रही थी कि नीलू दीदी उसके साथ उस कमरे में रहती है। उस शाम मैं रिया के पास गया। वो उस कमरे में अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। रिया बेटा, ये नीलू दीदी कौन है? रिया ने मुझे देखा और मुस्कुराई।
वो इस कमरे में रहती हैं पापा। वो बड़ी दीदी हैं, मेरे जितनी नहीं। कहाँ है वो अभी? रिया ने उस पुरानी अलमारी की तरफ इशारा किया। वहां। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, खेलो, और कमरे से बाहर आ गया। उस रात मैंने अलमारी को खोला। अंदर पुराने कपड़े थे, बच्चे के कपड़े, छोटे छोटे फीके पड़े हुए कपड़े, एक फ्रॉक, एक स्वेटर, एक जोड़ी चप्पल। मैंने वो कपड़े कूड़े में फेंक दिए, पर अगली सुबह जब मैं उठा तो वो कपड़े वापस अलमारी में थे। 5वें दिन कविता बाजार से लौट रही थी जब सीढ़ियों पर उसकी मुलाकात तीसरी मंजिल की एक औरत से हुई। नाम था मीरा देवी। उम्र कोई 50 साल। कपड़े साफ सुथरे, पर चेहरे पर एक थकान और दुश्चिंता का भाव। नए किराएदार हो? उन्होंने पूछा। हाँ, चौथी मंजिल पर। मीरा देवी की आंखें सतर्क हो गईं। कौन सा फ्लैट? 404। एक पल की खामोशी। बच्चे हैं तुम्हारे? हाँ, 2 बेटियां हैं। मीरा देवी ने कविता का हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, सुनो बेटा, उस फ्लैट में मत रहो, वहां से निकल जाओ। कविता चौंक गई। क्यों? क्या बात है? वो फ्लैट वो फ्लैट अच्छा नहीं है, खासकर छोटे बच्चों के लिए। मतलब? मीरा देवी ने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुन रहा हो। यहां पहले जो परिवार था, उनकी एक बच्ची थी। नाम था नीलू। कविता का दिल रुक गया। शाम को जब कविता ने मुझे बताया तो मेरे माथे पर पसीना आ गया। नीलू, रिया की नीलू दीदी। अगले दिन हम दोनों मीरा देवी के घर गए। वो एक कप चाय बना के लाईं और बहुत धीमी आवाज में बोलने लगी। आज से करीब 6 साल पहले इस बिल्डिंग में एक परिवार था, शर्मा परिवार। पति का नाम अनिल शर्मा था, पत्नी का नाम सुधा। उनकी एक बेटी थी, नीलू, 7 साल की। बड़ी प्यारी शांत बच्ची थी, हमेशा सफेद फ्रॉक पहनती थी। मीरा देवी की आवाज कांपने लगी। एक रात अनिल शर्मा ने नशे की हालत में अपनी पत्नी से झगड़ा किया, बड़ा झगड़ा। नीलू उस कमरे में थी, अलमारी के पास। झगड़ा इतना बड़ा था कि सुधा वहां से भाग गई। अनिल उसके पीछे गया। एक लंबी चुप्पी, और नीलू अकेली रह गई। फिर कविता की आवाज कांप रही थी। उस रात बिल्डिंग में आग लगी, किचन से। शायद गैस लीक था। पूरी बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई। सब लोग भागे, अनिल और सुधा भी भागे, पर वो दोनों ये भूल गए कि नीलू अभी भी अंदर है। मेरी सांस रुक गई। नीलू को कोई नहीं निकाल सका। वो उसी कमरे में थी, उसे आग से नहीं, धुएं से। मीरा देवी रुक गईं, उनकी आंखें भर आईं। उसके बाद से वो फ्लैट खाली रहता है। जो भी आया ज्यादा दिन नहीं रह सका। कोई कहता है कि रात को आवाजें आती हैं, कोई कहता है कि उन्होंने उसे देखा। और अनिल शर्मा? मैंने पूछा। वो जेल में गया, नशे में बच्ची को छोड़ने के जुर्म में। सुधा सुधा अब कहां है कोई नहीं जानता। पागल हो गई थी। कविता ने मेरा हाथ पकड़ा। और श्रीनिवास राव ने हमें ये क्यों नहीं बताया? मैंने पूछा। राव को पैसे चाहिए। उसने 3 साल से वो फ्लैट खाली रखा था, कोई नहीं रहता था। तुम पहले नए लोग थे जो आए और रुके। उस रात मैं कंपनी में देर से था। कविता घर पर अकेली थी, बच्चों के साथ। ईशा होमवर्क कर रही थी और रिया उस कमरे में खेल रही थी। कविता किचन में खाना बना रही थी। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो पलटी, कोई नहीं था। उसने वापस खाना बनाना शुरू किया, पर उसे बार बार लग रहा था कि कोई है। वो अदृश्य उपस्थिति जो आपको महसूस होती है पर दिखती नहीं। तभी रिया उस कमरे से बाहर आई। मां, नीलू दीदी कह रही हैं कि रात को दरवाजा बंद रखना। कविता ने रिया को गले से लगाया। कौन सा दरवाजा? हॉल का दरवाजा। क्यों बेटा? क्योंकि रात को बाहर से कोई आता है। कविता के हाथ रुक गए। उस रात जब मैं घर पहुंचा तो कविता ने मुझे सब बताया। उसके चेहरे पर एक डर था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सुनील, हमें यहां से निकलना होगा। कहां जाएंगे? किराया भर दिया है 1 महीने का। नया फ्लैट ढूंढने में वक्त लगेगा। तो जल्दी ढूंढो,
पर यहां नहीं रह सकते। उस रात हमने हॉल का दरवाजा बंद रखा। रात के करीब 1:30 मुझे लगा कि दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक हो रही है। 1, 2, 3। मैं उठा नहीं। दस्तक बंद हो गई। फिर एक लंबी खामोशी के बाद एक बच्चे के रोने की आवाज आई, बाहर से, दरवाजे की उस तरफ से। मेरी आंखें खुली हुई थी। मैं छत को देख रहा था। कविता सो रही थी। वो रोने की आवाज धीरे धीरे कम हो गई और फिर बंद हो गई। मुझे उस रात नींद नहीं आई। ईशा 10 साल की थी, समझदार, पढ़ाकू। वो भूत वूत में यकीन नहीं करती थी। कहती थी, सब बकवास है पापा। 10वें दिन ईशा स्कूल से आई और अपने कमरे में चली गई। पढ़ाई खत्म करके वो बाथरूम में गई। बाथरूम में एक पुराना दर्पण था, बड़ा, दीवार पर लगा हुआ। ईशा ने हाथ मुंह धोए और जब ऊपर देखा तो दर्पण में उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, सफेद फ्रॉक में, बाल खुले हुए। चेहरा चेहरा धुंधला था। ईशा ने एक चीख मारी और पीछे मुड़ी। कोई नहीं था। वो दौड़ते हुए हॉल में आई। कविता उसे देखकर घबराई। क्या हुआ? मां। ईशा कांप रही थी। मां, बाथरूम में कोई है। दर्पण में एक लड़की थी। कैसी लड़की? सफेद कपड़ों में, मेरे पीछे खड़ी थी, पर जब मैं मुड़ी तो नहीं थी। उसी शाम मैंने वो दर्पण दीवार से उतार दिया, पर अगले दिन वो वापस लगा हुआ था। 12वें दिन की रात। रात के करीब 3 बजे मुझे प्यास लगी। मैं उठकर किचन में पानी लेने गया। फ्रिज से पानी निकाला, एक घूंट पिया। तभी हॉल में से एक आवाज आई, एक बच्ची की आवाज, अंकल। मेरा पानी का ग्लास हाथ से लगभग छूट गया। मैंने किचन का दरवाजा खोलकर बाहर देखा। हॉल खाली था। रात की रोशनी में हॉल के कोने धुंधले थे। मैंने लाइट जलाई। खाली। अंकल, वो दरवाजा मत खोलना। आवाज कहीं से आई, मेरे कान के पास से, जैसे कोई मेरे बगल में खड़ा हो। मैंने पलट कर देखा। कोई नहीं था। पर उस पल मुझे ठंडक महसूस हुई, एकदम अचानक, जैसे कोई एसी का स्विच दबा दे। और उसके साथ ही एक खुशबू आई, बच्चों के साबुन की खुशबू, जॉनसन एंड जॉनसन की। मैं वापस कमरे में आया और दरवाजा बंद किया। सुबह उठकर मैंने श्रीनिवास राव को फोन किया। राव साहब, आपने हमें नीलू के बारे में क्यों नहीं बताया? फोन पर एक लंबी चुप्पी। कौन कौन सी नीलू? जो बच्ची इस फ्लैट में आग में मरी थी, उसके बारे में। एक और चुप्पी। ये सब बकवास है। पुराने लोग अफवाह फैलाते हैं। राव साहब, अगर ये अफवाह है तो आप बताइए, वो अलमारी में बच्चे के कपड़े किसके हैं? और जो रात को दस्तक होती है वो क्या है? फोन कट गया। श्रीनिवास राव ने फोन काट दिया था। 15वां दिन। रिया बदल रही थी। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, पर बदल रही थी। वो कम खाने लगी थी। उसकी नींद अजीब थी। वो रात को जागती थी और सुबह बहुत देर तक सोती रहती थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि वो बोलने का तरीका बदल रहा था। एक दिन कविता उसे दोपहर का खाना खिला रही थी। रिया ने एक निवाला खाया और फिर कहा, मां, नीलू दीदी कहती हैं कि जब आग लगी थी तो वो बहुत चिल्लाई थी, पर कोई नहीं आया। कविता के हाथ रुक गए। बेटा, ये बात तुम्हें नीलू दीदी ने बताई? हाँ, वो रोती हैं रात को, इसीलिए आवाजें आती हैं। कविता ने उसी शाम मुझे फोन किया। आवाज में घबराहट थी। सुनील, रिया कुछ ऐसी बातें बोल रही हैं जो उसे नहीं पता होनी चाहिए। उसे कैसे पता कि आग लगी थी? हमने उसे कुछ नहीं बताया। मैं उस दिन जल्दी घर आया। रिया को देखकर मेरा दिल भारी हो गया। उसकी आंखें पहले से थकी हुई लगती थीं। वो मुझे देखकर मुस्कुराई, पर उस मुस्कुराहट में कुछ था जो पहले नहीं था। उस रात जब रिया सो गई, मैं उसके पास बैठा रहा। रात के करीब 2 बजे रिया की आंखें खुली। वो सीधी बैठ गई और उसने उस अलमारी की तरफ देखा। उसकी आंखें खुली थीं, पर वो जागी नहीं लग रही थीं। नीलू दीदी, हाँ, मैं यहां हूं, उसने धीरे से कहा। रिया,
मैंने उसका कंधा पकड़ा। वो चौंकी, फिर मुझे देखकर कहा, पापा? हाँ बेटा, क्या हुआ? किससे बात कर रही थी? वो एक पल के लिए कहीं दूर देखती रही, फिर बोली, नीलू दीदी कह रही हैं, पापा, वो कहती हैं कि वो जाना चाहती हैं, पर कोई उन्हें रोक रहा है। कौन रोक रहा है? रिया ने उस अलमारी की तरफ इशारा किया। वो जो अलमारी में रहता है। ये वो मोड़ था जहां मुझे पहली बार लगा कि यहां एक से ज्यादा चीजें हैं। नीलू वो एक मासूम बच्ची की आत्मा थी। उसने रिया को दोस्त की तरह अपनाया था। उसने हमें चेतावनी दी थी, दरवाजा मत खोलना, रात को सावधान रहो। पर वो अलमारी में कुछ और था। मुझे याद आया वो रात जब मैंने अलमारी में से वो कपड़े फेंके थे और वो वापस आ गए। ये नीलू ने नहीं किया होगा। नीलू के कपड़े थे वो उन्हें वापस क्यों लाती? किसी और ने लाए थे। मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया जो तांत्रिक विद्या में थोड़ा जानकारी रखता था। नाम था दिनेश। दिनेश आया। उसने पूरे फ्लैट को ध्यान से देखा। उस कमरे में खड़ा होकर उसने आंखें बंद की। कुछ देर बाद उसने कहा, सुनील, यहां दो हैं। दो? एक बच्ची है, वो निर्दोष है, डरी हुई है, उसे यहां से जाना है, पर कोई उसे जाने नहीं दे रहा। और दूसरा? दिनेश का चेहरा गंभीर हो गया। दूसरा वो नहीं है जो मरा हो। वो वो कुछ और है, पुराना, बहुत पुराना। ये बिल्डिंग बनने से पहले से, इस जमीन का। मतलब ये कि नीलू इस जगह की पहली आत्मा नहीं है और इस दूसरी चीज ने नीलू को अपने जाल में फंसा रखा है। मैंने एक गहरी सांस ली। और हमारी रिया? दिनेश ने मेरी तरफ देखा। रिया को नीलू से लगाव हो गया है और नीलू के जरिए वो दूसरी चीज रिया के करीब पहुंचने की कोशिश कर रही है। 18वीं रात। दिनेश ने कहा था कि वो एक पंडित जी को लेके आएगा, कुछ पूजा पाठ करवाएगा। पर उस रात वो नहीं आया था। उसका फोन बंद था। रात के करीब 11 बज रहे थे। अचानक बिजली चली गई। पूरे फ्लैट में अंधेरा। बच्चे घबराई नहीं। रिया शायद सो गई थी और ईशा पढ़ रही थी। कविता ने मोमबत्ती जलाई। मैं मोबाइल में बिजली विभाग का नंबर ढूंढ रहा था। तभी रिया के कमरे से एक आवाज आई। एक तेज धमाके की आवाज, जैसे कुछ गिरा हो। हम दोनों एक साथ उठे और उस कमरे की तरफ भागे। रिया बिस्तर पर थी, जागी हुई, पर उसकी आंखें उस अलमारी पर टिकी थी। अलमारी के दोनों दरवाजे खुले थे और अलमारी के अंदर से एक रोशनी आ रही थी, एक धुंधली नीली रोशनी। पापा, रिया ने धीरे से कहा, नीलू दीदी को अंदर मत जाने देना। कविता ने रिया को अपनी बाहों में ले लिया। मैंने कमरे में कदम रखा, अलमारी के पास पहुंचा। वो नीली रोशनी अंदर से आ रही थी, पर अलमारी के पीछे तो दीवार थी। मैंने हाथ बढ़ाकर अलमारी के दरवाजे बंद किए। दरवाजे बंद किए, वो खुल गए। मैंने फिर बंद किए, वो फिर खुल गए। और उस बार अलमारी के अंदर से एक हाथ निकला। एक बड़ा काला हाथ, जो किसी बच्चे का नहीं था। मैं पीछे हटा। वो हाथ वापस चला गया। अलमारी के दरवाजे धड़ाम से बंद हो गए। पूरे घर में बिजली वापस आ गई। कमरे में खामोशी थी। रिया कविता की बाहों में थी और वो दोनों कांप रही थीं। ईशा दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा पीला था। मैं वहां खड़ा था, कांपता हुआ, उस बंद अलमारी को देखता हुआ। अगले दिन मैंने एक और कदम उठाया। मुझे नीलू की मां सुधा को ढूंढना था। मीरा देवी ने बताया था कि सुधा पागल हो गई थी, पर पागलखाना कहाँ था? बहुत कोशिश के बाद मुझे पता चला कि सुधा शर्मा इंदौर के मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती थी। मैं वहां गया। सुधा को देखकर मेरा दिल दुखा। वो 40 साल की रही होगी, पर दिखती 60 की थी। बाल सफेद हो गए थे, आंखें खाली। वो कमरे के कोने में बैठी थी और दीवार को देख रही थी। सुधा जी, मैंने धीरे से कहा। उसने मेरी तरफ देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ जागा। आप आप 404 में रहते हो? मैं चौंक गया। हाँ, आपको कैसे पता? नीलू ने बताया। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। नीलू? नीलू आपसे बात करती है? हर रात आती है, बैठती है मेरे पास।
सुधा की आंखों में आंसू आ गए। वो कहती है कि उसे जाना है, पर वो जा नहीं सकती। उसे रोका हुआ है। किसने? सुधा कांप गई। उसका नाम मत लो, वो सुनता है, वे हमेशा सुनता है। सुधा जी, कौन है वो? सुधा ने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। जब बिल्डिंग बन रही थी, जब नींव खोदी जा रही थी, उन्हें कुछ मिला था जमीन के नीचे, एक पुरानी अलमारी। उसे वहीं छोड़ देना चाहिए था, पर बिल्डर ने उसे ऊपर रखवा दिया, 404 में, नीलू के कमरे में। वो रुकी। वो अलमारी, वो खाली नहीं है। उस रात मैंने दिनेश को सब बताया। दिनेश इस बार एक पंडित जी को लेकर आया। नाम था पंडित रामानुज। बूढ़े पर तेज आंखों वाले। उन्होंने वो कमरा देखा, अलमारी देखी। ये अलमारी हटाओ, उन्होंने कहा। कहां रखें? हटाओ मतलब बाहर फेंको, बिल्डिंग से बाहर। पर ये यहां से हिलती नहीं। पंडित जी ने मेरी तरफ देखा। हिलती नहीं या हिलने नहीं दी जाती? उन्होंने अपना थैला खोला, कुछ सामान निकाला। नींबू, काली मिर्च, राई, लाल धागा। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए अलमारी के चारों तरफ कुछ बिखेरा। अलमारी हिली, एक झटके के साथ, जैसे कोई अंदर से धक्का दे रहा हो। पंडित जी ने मंत्र और तेज किया। अलमारी फिर हिली। जल्दी, इसे अभी यहां से ले जाओ। मैंने और दिनेश ने मिलकर उसे खींचा। वो भारी थी, बहुत भारी, पर इस बार हिली। हम उसे घसीटकर हॉल में ले आए, और तभी अलमारी का दरवाजा खुल गया। अंदर से एक काली, धुएं जैसी चीज निकली। कोई आकार नहीं था उसका, बस काला धुआं जो हवा में लहराया और फिर छत की तरफ गया। कमरे की सारी चीजें एक पल के लिए कांपी। बिजली बुझी। एक भयानक आवाज आई। इंसानी नहीं, जानवर की भी नहीं। एक ऐसी आवाज जिसे मैं शब्दों में नहीं बता सकता। और फिर खामोशी। बिजली वापस आई। अलमारी वहीं थी, पर उसके अंदर वो काला पदार्थ नहीं था। पंडित जी माथे पर हाथ रखकर बैठ गए। गया, उन्होंने कहा, पर कहां गया पता नहीं। उस रात सब कुछ शांत था। रिया सो गई थी, ईशा सो गई थी, कविता थकी हुई थी, पर उसके चेहरे पर एक हल्कापन था। रात के लगभग 3 बजे मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं हॉल में बैठा था। तभी वो खुशबू आई, जॉनसन एंड जॉनसन वाली, बच्चों के साबुन की। मेरे बगल में कुछ था। मैंने महसूस किया, एक ठंडी उपस्थिति, पर इस बार डरावनी नहीं, इस बार कुछ और। मेरी आंखें भर आईं। मैं नहीं जानता क्यों। नीलू, मैंने धीरे से कहा। कोई जवाब नहीं, पर वो उपस्थिति वहां थी। नीलू, तुम जा सकती हो अब। वो चला गया। तुम आजाद हो। एक पल की खामोशी, और फिर मुझे लगा कि कोई मेरे हाथ की उंगली पकड़े, एक छोटी सी ठंडी उंगली। बस एक पल के लिए, और फिर वो ठंडक गई, वो खुशबू गई, वो उपस्थिति गई। मेरी गालों पर आंसू थे। अगली सुबह रिया उठी। वो पहले से अलग थी। उसके चेहरे पर वो थकान नहीं थी, उसकी आंखें साफ थीं। नाश्ते पर उसने मुझसे पूछा, पापा, नीलू दीदी कहाँ गईं? वो अपने घर चली गईं बेटा। रिया ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराई। अच्छा है, वो बहुत दिनों से थकी हुई थीं। हम उस हफ्ते फ्लैट छोड़ गए। श्रीनिवास राव ने किराया वापस करने से मना किया, पर हमने परवाह नहीं की। उस अलमारी को हमने बिल्डिंग के बाहर फेंक दिया। एक दिन बाद वो वहां नहीं थी। कोई उठा ले गया होगा। पंडित जी ने कहा था, जो भी उसे उठाएगा उसके लिए मैं दुआ करता हूं। कुछ महीने बाद मैंने केशव नाम के एक पुराने इतिहासकार से बात की, जो उस इलाके की जमीन के बारे में जानते थे। उन्होंने बताया कि जहां शांति अपार्टमेंट बनी है, वहां सैकड़ों साल पहले एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली के मालिक ने तांत्रिक विद्या का इस्तेमाल किया था। उन्होंने एक चीज को बंद किया था, एक ऐसी चीज जो इस दुनिया की नहीं थी। उन्होंने उसे बंद किया था उस अलमारी में, जो सैकड़ों साल बाद जमीन की खुदाई में निकली, और जिसे एक लालची बिल्डर ने 404 में रखवा दिया। वो हवेली का मालिक अपने साथ इसका राज ले गया था, और उसने जो बांधा था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा था। नीलू की मौत एक हादसा था,
एक ऐसा हादसा जो उस कमरे में हुआ जहां वो अलमारी थी और जिसे मरने के बाद वो चीज ने वहीं रोक लिया। केशव जी ने आखिर में कहा, सुनील जी, आप खुश नसीब हैं। वो अलमारी आपसे पहले कई घरों में रही होगी। कहां गई अब, ये मैं नहीं जानता। मैं उठकर चला आया और उस रात मैंने अपने नए घर की हर अलमारी खोली, बस ये देखने के लिए कि अंदर क्या है। सब ठीक था। पर अब भी जब कोई पुरानी अलमारी देखता हूं, जब कोई पुराना सामान बेचता है रास्ते पर छोड़ा हुआ, मेरे कदम रुक जाते हैं और मैं सोचता हूं। 3 महीने बाद मैं एक सुबह अखबार पढ़ रहा था। एक छोटी सी खबर थी। इंदौर के बाहरी इलाके में एक परिवार ने एक पुरानी अलमारी सड़क से उठाकर घर में रखी। परिवार के सदस्यों के अनुसार तब से घर में अजीब घटनाएं हो रही हैं। छोटे बच्चे अनजान लोगों से बातें करने का दावा कर रहे हैं। परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। खबर में पते का उल्लेख नहीं था। मैंने अखबार मोड़ कर रख दिया। कविता ने पूछा, क्या हुआ, चेहरा क्यों उतर गया? कुछ नहीं, मैंने कहा, पर भीतर से जानता था वो अलमारी मिल गई थी किसी को और एक नई कहानी शुरू हो गई थी।